हाय, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के साइंस के बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है। इस चैप्टर में हम हमारी बॉडी जिन छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है उन्हीं सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी सेल्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि ये सेल्स किसे कहते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग सेल्स जैसे नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, फैट सेल्स, इनके अलग अलग शेप्स क्यों होते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में सेल के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया था। हमने फर्स्ट पार्ट में ही सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जो सेल की बाउंड्री होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करो और वीडियो को जरूर देखो। पार्ट 2 जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और यहीं से ये पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया अगर तुम किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देते हो तो उस सेल के साथ क्या घटना घटेगी? पता है आपको? कैसे पता होगा? पहली बार तो पढ़ रहे हो क्लास 9th। चलो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये आसमान वाले चांद के बारे में बात कर रहा कि अर्थ का एक्सिस कहां होता है, ऑर्बिटल प्लेन कहां होता है। चलो एक एक। हाय, वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन। जैसा हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में कि अगर हम किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को किसी शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या हो सकता है, इस सेल के साथ क्या घटना घट सकती है। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। भैया देखो 3 चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। क्या क्या 3 चीजें हो सकती हैं? सबसे पहली चीज, अगर मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। मतलब क्या कह रहा है? मतलब अगर हमने सेल को किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिस मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की मात्रा ज्यादा है सेल के मुकाबले। मतलब अगर सेल के बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है तो क्या होगा? द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। जहां पर पानी ज्यादा है वहां से वाटर मूव करके सेल के अंदर आ जाएगा और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि भाई मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन through semi-permeable membrane is known as osmosis। तो जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है वहां से अगर सेल के अंदर पानी की कमी है तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव हो जाएगा और एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में वाटर बाहर से अंदर की तरफ आता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। अब तुम कहोगे कि भैया ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अगर वाटर को अंदर बाहर करने की अनुमति देता है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि केवल बाहर का पानी ही अंदर आएगा? अंदर का पानी बाहर भी तो जा सकता है ना। बिल्कुल सही कहा मेरी जान, लेकिन चूंकि सेल के अंदर पानी की कमी है और सेल के बाहर पानी ज्यादा है तो ये जो हायर वाटर कंसंट्रेशन होगा ये सेल के अंदर आ जाएगा। द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल एंड द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। हमने देखा कि सेल के अंदर पानी की कमी है तो सेल के बाहर का जो पानी है वो ऑटोमेटिक इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाएगा और ये जो सेल है ये बिल्कुल फूल जाएगा, जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस ये हो सकता है कि हमने सेल को जिस मीडियम में रखा है
अगर इस मीडियम में पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है तो ज्यादा पानी सेल के अंदर आ जाएगा और ये जो सेल है ये स्वेल अप हो जाएगा। सेकंड, अब हम देखेंगे कि भैया सेल के साथ दूसरी कौन सी घटना घट सकती है। देखो, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, मान लो कि भैया सेल के अंदर 50% पानी है और सेल के बाहर भी 50% पानी है। इसका मतलब अंदर भी पानी उतना ही है जितना बाहर है। तो क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ना बाहर का पानी अंदर जाएगा ना अंदर का पानी बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर भी उतना ही पानी है जितना अंदर है। तो ऐसा सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0 होता है, जिस सॉल्यूशन में पानी ना अंदर जाता है ना बाहर आता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। समझ गए? वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। फिर से वही होगा, क्या होगा? पानी बाहर का अंदर भी जाएगा और अंदर का पानी बाहर भी जाएगा, लेकिन सेल के अंदर भी उतना ही पानी है जितना बाहर है। तो क्या होगा? देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर हम आखिरी में देखेंगे ना तो जितना बाहर पानी है उतना अंदर ही पानी होगा, कोई भी ज्यादा और कम नहीं होगा। द सेल विल स्टे द सेम साइज। जब पानी अंदर नहीं आएगा और अंदर का पानी बाहर नहीं जाएगा तो जिस शेप का सेल है हमारा, उसी शेप का सेल बना रहेगा। आइसोटोनिक को हम इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा मेरी जान। नाउ द थर्ड, तीसरी क्या घटना घट सकती है सेल के साथ? हमने आपको बताया कि अगर हमने सेल को किसी मीडियम में रख दिया है, जैसे मैंने इस ग्लास ऑफ शुगर सॉल्यूशन में इस सेल को रख दिया है, तो सेल के साथ भैया 3 घटना घट सकती है। पटना में घटना घटेगी। कौन सी घटना घटेगी? 2 घटनाओं के बारे में मैंने बता दिया है। तीसरी कौन सी घटना घट सकती है? देखो, इफ द मीडियम हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। मतलब क्या है? मतलब जिस मीडियम में हमने इस सेल को रखा है, अगर इस मीडियम में वाटर की मात्रा कम है और सेल के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो क्या होगा? द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। यस, सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो ये भाई सेल के अंदर से वाटर मूव करके सेल के बाहर आ जाएगा जहां पर पानी की कमी है। और किस प्रोसेस के थ्रू? अगेन ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। मैंने आपको बताया है कि जहां पानी ज्यादा होता है वहां से अगर पानी मूव करके जहां पर कम पानी की मात्रा है वहां पर चला जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। In English, we can define it. Hypertonic solution is that solution in which cell loses water. एक ऐसा solution जिस solution में सेल पानी को बाहर निकालता है, ऐसे solution को हम hypertonic solution का नाम देते हैं। Again, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than enters इट। बाकी 2 घटनाओं की तरह यहां भी सेल बाहर से अंदर की तरफ पानी खींचेगा और अंदर से पानी बाहर भी जाएगा, लेकिन चूंकि सेल के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी है और सेल के बाहर पानी की कमी है, तो क्या होगा? ज्यादा पानी सेल से निकल जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? द सेल विल श्रिंक। ये जो सेल है जो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखा है, जब इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो ये जो सेल है ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा।
समझ गए? Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। भैया देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये फेनोमेना था। अगर ऑस्मोसिस नहीं होता तो भाई बाहर का पानी अंदर नहीं आ सकता था, अंदर का पानी बाहर नहीं आ सकता था। इसलिए ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ना, ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। अगर ये नहीं होता तो सेल सरवाइव नहीं कर पाते। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं एक एक्टिविटी नंबर 5.3 और 5.4 दोनों एक ही जैसा है, लेकिन हम करेंगे 5.4। 5.3 आप अपने से कर सकते हो क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं हूं और उसमें अंडे की बात की गई है, इसलिए मैंने नहीं किया। वैसे काफी इजी है, तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? इस एक्टिविटी में हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को रियल लाइफ में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको देखेंगे। क्या करना है इसके लिए आपको? इसको क्या करना है आपको भाई? बस पिक्चर में देखते जाओ, मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। देखो, एक पानी प्लेन वाटर ले लो, प्लेन वाटर जो एकदम सादा पानी होता है ना, उसको एक कटोरे में ले लो। उसके बाद क्या करो? कुछ रेजिन्स डाल दो, कुछ किशमिश उसके अंदर डाल दो। तुम देखोगे कि 1 घंटे बाद ये जो किशमिश है ये बाहर के पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि अंदर किशमिश के पानी कम है और बाहर पानी ज्यादा है, तो भाई बाहर वाला पानी अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा रेजिन है, ये जो हमारा किशमिश है, ये फूल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ऑस्मोसिस हुआ। फिर से देखो, अब अगर इसी किशमिश को, अगर इसी फूले हुए किशमिश को अगर हमने शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, मान लो शुगर सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? देखो, शुगर सॉल्यूशन में पानी की मात्रा कम होती है और इस किशमिश के अंदर पानी ज्यादा है, क्योंकि भाई किशमिश ने पानी यहां से एब्जॉर्ब कर रखा है। तो क्या होगा? इस किशमिश का पानी बाहर चला जाएगा और फिर से ये हमारा रेजिन जो है ये सिकुड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम ऑस्मोसिस को अपने रियल लाइफ में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कैसी लगी एक्टिविटी नंबर 5.4 मेरी जान? अच्छी लगी ना? इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि ऑस्मोसिस रियल लाइफ में कैसे होता है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जैसे प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, ये सब यूनिसेलुलर हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मतलब इनके बॉडी में केवल एक ही सेल है और ये नदियों में, तालाबों में आसानी से हमें मिल जाएंगे अगर हम माइक्रोस्कोप लगाकर देखें तब। ठीक है, एंड मोस्ट प्लांट सेल्स, और ज्यादातर जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। हम इंसानों के पास तो भगवान ने मुंह दिया है, हम मुंह से पानी को अंदर ले सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास तो मुंह नहीं होता ना, और ना ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास मुंह होता है, क्योंकि उनके बॉडी में केवल सिंगल सेल होता है। तो ये पानी को कैसे अंदर लेंगे? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। समझ गए? ऑस्मोसिस क्या होता है आपको पता है। चलो ऑस्मोसिस का एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप प्लांट्स को पानी देते हो ना, तो ये पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे कर लेते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। कैसे? ऑस्मोसिस के थ्रू। देखो, प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स में भी सेल्स होते हैं। सेल्स हैं तो सेल मेम्ब्रेन भी होगा, सेल की बाउंड्री भी होगी, बिल्कुल होगी। जब सेल की बाउंड्री है ना, तो क्या होता है कि जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है वहां से ऑटोमेटिकली पानी ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रूट्स के अंदर चली जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं बार बार आपको ऑस्मोसिस बता रहा हूं भाई। प्लांट्स को पानी की जरूरत है क्योंकि उन्हें खाना बनाना है। यहां पर पानी की कमी है और यहां पर पानी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जब वाटर मूव कर जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर सेल के, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो पता चल गया जो प्लांट होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं कि द डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर
इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया जितना भी डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का ही एक टाइप है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन का ही एक टाइप है ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो अंदर के जो गैसेस हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो अंदर नहीं जा पाता, प्लांट्स को जो वाटर चाहिए वो अंदर नहीं जा पाता। तो बिना डिफ्यूजन के सेल का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं कि इन एडिशन टू दिस, अब देखो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती सेल्स को। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑटोमेटिकली पानी का अंदर जाना बाहर आना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती है। लेकिन क्या है, इसके अलावा सेल्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है इन्वायरमेंट से। जैसे प्लांट्स को हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे कर लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है, जिसको हम हिंदी में अतड़ी कहते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन्स को ना ग्लूकोज चाहिए होता है। अब ये ग्लूकोज कैसे मिलेगा, इसे कैसे मिलेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। जो ह्यूमन इंटेस्टाइन्स को ग्लूकोज मिलता है, जो प्लांट रूट्स को फर्टिलाइजर्स मिलता है, ये कैसे, ये डिफ्यूजन से नहीं मिलते हैं, ये दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिलते हैं जिनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जो डिफ्यूजन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है। और वहीं पर जब न्यूट्रिशन लेना होता है, जैसे प्लांट्स को फर्टिलाइजर लेना होता है, मिनरल्स लेना होता है, हम इंसानों को ग्लूकोज लेना होता है, तो ये डिफ्यूजन से नहीं आता, ये एक अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आता है, जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी चाहिए होता है, सेल की एनर्जी का यूज किया जाता है चीजों को अंदर लाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को या मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने के लिए। ठीक है, तो एक्टिव समझ गए, पैसिव समझ गए। पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी का यूज ना हो, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जिसमें एनर्जी का यूज हो। हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10th क्लास में ये काफी डिटेल में है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लैक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल की बाउंड्री होती है, ये देखो, ये तो एक पिक्चर है, अगर तुम इसे जूम करके देखोगे ना, तो जो असली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है। ये किससे बना हुआ होता है, लिपिड्स से और प्रोटीन से। ये देख रहे हो, ये जो गोली गोली सी चीज दिख रही है ना तुम्हें, ये गोली गोली सी चीज दिख रही है ना तुम्हें, ये क्या है, ये लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, अब तुम पूछोगे तो भैया लिपिड्स बहुत चीजों से मिलकर बनता है, जैसे फैट, ऑयल, बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे हमारा विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब मिलाकर लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर हमारा जो सेल की बाउंड्री होती है वो बनी हुई होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, ये हमारे लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये देख रहे हो, ये गोली गोली सी चीज, ये लिपिड्स है, और ये जो तुम बड़ी सी चीज देख रहे हो ना, ये प्रोटीन है। ये देख रहे हो, ये प्रोटीन है। ये देख रहे हो, ये बीच में ये प्रोटीन है। ये देख रहे हो, ये बीच में ये प्रोटीन है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, लिपिड्स से और प्रोटीन से। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो पिक्चर में तो एक बाउंड्री जैसा दिखता है, लेकिन अगर इसका 3D स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देख रहे हो, यहीं से पानी अंदर बाहर जाता है। समझ गए होगे तुम। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन only through an electron microscope। yes, अब आपको ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वाला 3D स्ट्रक्चर है ना, ये केवल तुम्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से या खुली आंखों से तुम देखना चाहो तो ऐसा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का तुम्हें नहीं दिखेगा। देखो, फ्लैक्सिबिलिटी का एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इससे पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन काफी फ्लैक्सिबल होते हैं। देखो, इसके लिए मुझे ये GIF ऑन करना पड़ेगा। ये देख रहे हो आप, द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food
एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो सेल की बाउंड्री है, एक्चुअली ये अमीबा है। अमीबा की बॉडी में केवल सिंगल सेल होता है, तो इसको हम सेल मानकर चलेंगे। ये देख रहे हो, ये अमीबा का ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कितना ज्यादा फ्लैक्सिबल है। कैसे पता चला हमें? जैसे देखो, अब देखना, अभी देखना आपको कि ये देखो, ये इसका खाना है, अमीबा का खाना है। जैसे ही खाना पास में आता है, अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को फैलाकर इसे अंदर ले लेता है, अपने सेल मेम्ब्रेन के शेप को चेंज करके अपने खाने को अंदर ले लेता है। यस, सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। ये देख रहे हो, सेल मेम्ब्रेन का शेप चेंज हुआ और खाना अंदर आ गया। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप कि engulfing of food through cell membrane from external environment is known as what? Is known as हमारा एंडोसाइटोसिस। मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर की चीजों को अंदर ले आना, इसे हम एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। और एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं? ध्यान से इस जीआईएफ को देखना, समझ में आ जाएगा। ये देखो, फूड अंदर आया, सेल मेम्ब्रेन ने इसे अंदर ले लिया, इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब जो चीज वेस्ट मटेरियल है, ये बाहर कैसे निकलेगा? एक्सोसाइटोसिस की मदद से। देख रहे हो, अंदर की चीज बाहर आ गई, एक्सोसाइटोसिस। बाहर की चीज अंदर गई, एंडोसाइटोसिस। और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आया, इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस तुम्हें किस में देखने को मिलेगा? ये प्रोसेस तुम्हें अमीबा में देखने को मिलेगा। अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही खाने को अपने अंदर लेता है और अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस की मदद से बाहर निकाल देता है। एक्सोसाइटोसिस वैसे यहां पर दिया नहीं है, आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो हमने यहां तक पढ़ लिया है, बिल्कुल पढ़ लिया है। अब हमें करनी है एक्टिविटी नंबर 5.5। इस एक्टिविटी में भैया हमको इंटरनेट से ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, बस इसी के बारे में पता लगाना है। तो काफी सिंपल एक्टिविटी है, गूगल सर्च करो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, काफी विद्वान मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारा ज्ञान दे देंगे। तो एक्टिविटी काफी सिंपल है, कर लेना। अब तो आई है ओरिजिनल चीज, क्वेश्चंस। हमने सेकंड पार्ट में अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, यहीं से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया CO2 और वाटर सेल के अंदर बाहर कैसे कर लेते हैं? तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन की मदद से गैसेस और वाटर सेल के अंदर भी चले जाते हैं और सेल के बाहर भी आ जाते हैं। हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इसका कंप्लीट आंसर होमवर्क समझ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समझ गए। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो सेल की बाउंड्री होती है, उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? इसका आंसर इसके नाम में ही छुपा है, सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही परमिट देता है अंदर और बाहर करने की, इसलिए हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो अंग्रेज है, जो इंग्लिश में इसका आंसर देना चाहते हैं, वो ऐसे कह सकते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सेलेक्टिव मटेरियल्स टू मूव in and out of the membrane, so that plasma membrane is also known as selectively permeable membrane। तो आपको आंसर पता चल गया। कमेंट बॉक्स में फुल आंसर कमेंट करो। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेल वॉल की बात करेंगे हम। भैया देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरा सेल का कंटेंट होता है ना, वो है सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल की एक लिमिटेशन है कि ये केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दिखेगा।
ठीक है। इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। देखो जो भी प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल्स में ये अंदर की बाउंड्री जो देख रहे हो, ये जो अंदर वाली बाउंड्री दिख रही है आपको, इस अंदर की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। लेकिन इस बाउंड्री के अलावा ये जो बाहर की कवरिंग दिख रही है तुम्हें, ये प्लांट सेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, इसलिए इसको हम सेल की दीवार कहते हैं, सेल का वॉल कहते हैं। आप देख रहे हो घर के ऊपर छत पड़ा हुआ है, लेकिन छत के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाया गया है। ये प्रोटेक्शन क्यों लगाया गया है? क्योंकि घर जो होता है वो खुले में होता है और धूप, बरसात, आंधी सबको झेल लेता है। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट भी तो बाहर ही रहते हैं ना। प्लांट सनलाइट में भी बाहर रहते हैं, हवाएं चल रही हो तब भी प्लांट्स बाहर रहते हैं, भाई बारिश हो रही हो तब भी प्लांट्स बाहर रहते हैं। तो इन प्लांट सेल्स की प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये जो सेल का वॉल है, ये जो तुम्हें बाहर वाला प्रोटेक्शन दिख रहा है ना, जो ये बाहर का बॉडीगार्ड दिख रहा है तुम्हें ना, यही प्रोटेक्ट करेगा प्लांट सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस से। ठीक है, समझ गए? सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये तुम्हें एक्स्ट्रा कवरिंग दिख रही है ना, यही सेल वॉल कहलाती है। ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज से मिलकर बनता है। अब तुम पूछोगे कि भैया सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। सेलुलोज किससे बनता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से बनकर सेलुलोज बनता है। और सेलुलोज का क्या काम होता है? वो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का काम करता है। मतलब देखो, हम क्या है कि हम तो घर के अंदर रहते हैं, हम इंसान, लेकिन प्लांट्स तो बाहर रहते हैं। हम इंसानों को अगर धूप, बारिश से बचना हुआ तो हम घर के अंदर चले जाएंगे। अगर प्लांट्स को धूप और बारिश से बचना हुआ तो वो कहां जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान ने उन्हें ये एक्स्ट्रा कवरिंग दे दी है, जिसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। सेल वॉल चूंकि सेलुलोज से मिलकर बना है, इसलिए काफी मजबूत होता है और किसी भी कंडीशन में ये सेल के अंदर की चीजों की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर through osmosis there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall। देखो होता क्या है कि अगर प्लांट सेल किसी ऐसे मीडियम में है, अगर इसके जो बाहर का इन्वायरमेंट है, अगर यहां पर पानी की कमी है, तो सेल वॉल क्या करेगा? अंदर से पानी को बाहर कर देगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बिल्कुल कर देगा। जब अंदर का पानी बाहर आएगा तो जो अंदर की चीजें हैं वो सिकुड़ जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। ये देखो लिखा है ना, श्रिंकेज, अंदर की चीजें सिकुड़ जाएंगी। लेकिन ये जो सेल वॉल तुम्हें दिख रहा है ना, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पर ही होगा। ये देख रहे हो आप, यहां पर देखो, ये देखो, ये नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हो, ये नॉर्मल सेल वॉल है, देख रहे हो? अब देखो, जब सेल के अंदर की चीजें सिकुड़ गई ना, फिर भी सेल वॉल अपनी जगह पर खड़ा है। मतलब सेल वॉल किसी भी कंडीशन में सेल के अंदर की चीजों की प्रोटेक्शन करता है। दिस फेनामेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। देख रहे हो आप, जब सेल के अंदर के कंटेंट्स श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस को समझने के लिए ना लोग अलग अलग वीडियो बना देते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। द श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर is known as what? is known as plasmolysis। प्लाज्मोलिसिस को हम एक एक्टिविटी करके भी समझ सकते हैं। देखो, एक्टिविटी नंबर 5.6 है ये आपके एनसीईआरटी का। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको रूहों की पत्तियां ले लेनी है। अब तुम पूछोगे कि भैया रूहो क्या होता है? आपने अपने घरों में ऐसा डेकोरेटिव प्लांट तो देखा ही होगा, ये घर को सजाने के लिए यूज होता है। देखो, इस प्लांट की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, इस लेयर को हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हमें इसे माइक्रोस्कोप में देखना हुआ तो हम इसी एपिडर्मिस को निकाल कर देखते हैं।
क्या करोगे तुम? इस रूहो प्लांट के पत्तियों से एपिडर्मिस को निचोड़ लो, चाहे तुम अपने नाखून की मदद से निचोड़ लो या तुम चिमटी ले लो उसकी मदद से निचोड़ लो। फिर उसके बाद इसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दो। ग्लास स्लाइड के ऊपर रखने के बाद इसमें तुम नेल पॉलिश भी मिला सकते हो। क्यों मिलाया जाता है नेल पॉलिश? ताकि जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखें ना तो हमें क्लियरली सारी चीजें दिख जाए। ठीक है, अब जब तुम इसको प्लांट स्लाइड को इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे ना, तुम्हें दो चीजें दिखेंगी। क्या दिखेंगी? सबसे पहले जब हम इस नॉर्मल एपिडर्मिस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें इसका सेल कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा। लेकिन फिर जब हम इसमें शुगर सॉल्यूशन मिला देंगे, 2-3 बूंद शुगर सॉल्यूशन इसमें मिला दो, अब ये जो सेल है ये चेंज हो जाएगा। कैसे दिखेगा ये? अब ये ऐसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि शुगर सॉल्यूशन मिलाते ही जो अंदर का सेल का वाटर है वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर इस रूहो के लीफ के अंदर काफी पानी है और शुगर सॉल्यूशन में काफी कम पानी है, इसलिए अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे अंदर की चीजें श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। इसी को तो हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं ना। प्लाज्मोलिसिस क्या है? श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। देख रहे हो आप, H2O बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल सेल था ये बिल्कुल सिकुड़ गया है और इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस का नाम देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसी लगी एक्टिविटी नंबर 5.6? प्लाज्मोलिसिस को रियल लाइफ में देखकर मजा आया? बिल्कुल आया होगा। आगे पढ़ते हैं। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। क्या लिखा है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। कह रहा है कि केवल लिविंग सेल्स के अंदर यह कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर पानी को ले आए और अपने थ्रू पानी को बाहर निकाल पाए। मतलब ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस जैसी प्रोसेस केवल लिविंग सेल्स में होती है, डेड सेल्स ये नहीं कर पाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है भैया, अगर कोई मर गया तो वो एक्टिविटी कैसे करेगा, है ना? तो इसीलिए डेड सेल्स प्लाज्मोलिसिस और ऑस्मोसिस जैसी एक्टिविटी नहीं करते हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भैया जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल कुछ ऐसा ही तो दिखता है ना, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है प्लांट सेल। अब ये जो सेल के अंदर के कंटेंट्स हैं, अगर ये बाहर का मीडियम ऐसा है, अगर मान लो प्लांट सेल्स पानी के अंदर रख दिए गए हैं तो क्या होगा? बाहर पानी ज्यादा है तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तब जब अंदर पानी एकदम भर जाएगा तो भैया ये फूट जाना चाहिए ना, जैसे बलून में होता है। बलून में अगर हम बहुत ज्यादा एयर फिल कर देते हैं तो बलून फूट जाता है। लेकिन सेल के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? सेल के अंदर जब बाहर का वाटर अंदर आता है तो ये प्लांट सेल बर्स्ट क्यों नहीं हो जाता, फूट क्यों नहीं जाता? सिंपल सा आंसर है, ये देख रहे हो, ये जो सेल वॉल तुम्हें दिख रहा है, ये प्लांट सेल वॉल दिख रहा है तुम्हें, ये सेल वॉल इस प्लांट सेल को टूटने फूटने नहीं देता है। देखो हमें पता है कि भैया अगर किसी भी सेल को हम ऐसे मीडिया में रख दें, ऐसे सराउंडिंग में रख दें जिसके अगल बगल बहुत ज्यादा वाटर है, तो क्या होगा? सेल बाहर के वाटर को अंदर एब्जॉर्व कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। वाटर एब्जॉर्व करने की वजह से सेल फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जिससे क्या होगा? बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। जब बहुत ज्यादा पानी सेल के अंदर आ जाएगा तो ये जो वाटर है ये सेल वॉल के तरफ प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा बाहर जाने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा पानी हो गया है, ये पानी बाहर जाना चाहता है। तो क्या होगा? ये सेल वॉल पर प्रेशर देगा, भैया मुझे जाने दो, भैया मुझे जाने दो। लेकिन ये सेल वॉल आज का लौंडा नहीं है, ये क्या करेगा? ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल की तरफ, जिससे क्या होगा? ये जो सेल दबाव दे रहा है इस सेल वॉल पे, ये सेल वॉल भी इक्वल दबाव दे रहा है सेल पे।
जिससे प्रेशर मेंटेन हो जाता है और ये जो सेल वॉल है ये टूटता नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर यही लिखा गया है कि द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। ये जो सेल है अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया तो ये जो वाटर है ये बाहर जाने के लिए सेल वॉल पर प्रेशर देगा। अब ये सेल वॉल क्या करेगा, ये सेल वॉल उतना ही प्रेशर सेल को देगा जिससे प्रेशर मेंटेन हो जाता है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल्स। और यही कारण है ये सेल वॉल होने की वजह से, ये सेल वॉल होने की वजह से ये प्लांट सेल चाहे पानी में रखा जाए, चाहे धूप में रखा जाए, चाहे तेज हवाओं के बीच में रख दिया जाए, ये प्लांट सेल ना टूटता है ना फूटता है और सेल के अंदर के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? अगर एनिमल सेल को अगर तुम पानी के अंदर रख दोगे, मान लो ये एनिमल सेल है, मान लो सपोज कर लो ये एनिमल सेल है, और अगर एनिमल सेल को हम बहुत ज्यादा वाटर में रख दें तो क्या होगा, बाहर का वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जब अंदर बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो क्या होगा, एनिमल सेल के पास सेल वॉल तो होता नहीं है। जब ये सेल यहां सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो सेल मेम्ब्रेन इतना मजबूत तो होता नहीं है, वो टूट जाएगा और ये जो सेल है वो डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट सेल जितने अलग अलग कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, एनिमल सेल उतने अलग अलग कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। यस, न्यूक्लियस को कभी देखा है? ये अभी पढ़ने आ गए हैं, बिल्कुल देखा होगा मेरी जान। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने ओनियन पील वाला एक एक्टिविटी किया था। ओनियन पील में हमने देखा था कि ओनियन के सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते? बिल्कुल दिखते हैं। जो बीच में सेंटर में आप एक गोली सी चीज देख रहे हो उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। हमने उस एक्टिविटी में प्लांट सेल के न्यूक्लियस को देखा था। अगर एनिमल सेल के न्यूक्लियस को देखना हो तो क्या करो, एक आइसक्रीम स्टिक ले लो आइसक्रीम स्टिक, जिससे आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम स्टिक लेकर मुंह में डाल लो ऐसे, और ये जो अंदर चिक के अंदर वाला पार्ट है ना उसको खुरोच लो ऐसे। तुम देखोगे कि अंदर का कुछ मटेरियल, थोड़ा बहुत मांस के कुछ टुकड़े बाहर आ जाएंगे। अब इसी को जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर रख दो और थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डाल दो, जब अब तुम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे ना तो जो चिक सेल्स हैं वो तुम्हें कुछ ऐसे दिखेंगे। चिक सेल्स दिख रहे हैं तुम्हें? दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे होंगे। और बीच में एक सेंटर में डार्क सा एक चीज दिख रहा होगा, वही है न्यूक्लियस। जान लिया न्यूक्लियस कैसा दिखता है? अब चलो पढ़ भी लेते हैं क्या काम होता है इनका सेल्स में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। यस, इसी छोटे से न्यूक्लियस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक फादर के अंदर से बेटे और बेटियों में ट्रांसफर होती है। अगर हमारे फादर लंबे हैं तो भैया बेटा और बेटी भी लंबे होंगे। ये कैसे पता चलता है? ये न्यूक्लियस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि अच्छा इनके फादर लंबे हैं तो बेटे और बेटियों को भी लंबा करना है। कैसे छुपी हुई होती है? चलो पढ़ते हैं कि द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर इस न्यूक्लियस को हम जूम करके देखेंगे ना तो न्यूक्लियस के बाहर ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। एक ये लेयर हो गई और दूसरी ये अंदर वाली लेयर हो गई। ये क्या कहलाती है? ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन कहलाती है या न्यूक्लियस की बाउंड्री कहलाती है। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm। मतलब क्या है? मतलब ये है भैया कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये जो न्यूक्लियर का बाहरी बाउंड्री तुम्हें दिख रहा है ना, इसी बाउंड्री में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स किस लिए होते हैं? ये होल्स अगर न्यूक्लियस के अंदर से कोई वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है साइटोप्लाज्म के पास, तो ये इन्हीं होल्स से, इन्हीं पोर्स के थ्रू होकर बाहर निकलते हैं।
ठीक है, समझ में आया। और साइटोप्लाज्म से अगर कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर जानी है तो भी इसी होल्स, इसी पोर्स के थ्रू होकर जाएंगे। और ये पोर्स कहां होता है? न्यूक्लियर के बाउंड्री के पास होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। देखो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस को अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो ये तुम्हें एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ ऐसा। इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम तुम्हें तभी दिखाई देगा जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। हमें पता है सेल डिवाइड होते हैं। जैसे भाई देखो, हम जब छोटे बच्चे थे हमारी बॉडी में बहुत कम सेल्स थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती गई हमारे पास और ज्यादा सेल्स होते गए, सेल्स डिवाइड होते गए। तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तभी ये क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल धागे की तरह दिखाई देगा, ऐसे धागे की गुच्छे की तरह दिखाई देगा। मैं इस गुच्छे को क्या कहते हैं मैं आगे आपको बताता हूं। आगे पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। कहने का क्या मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो रॉड शेप का तुम्हें क्रोमोसोम दिख रहा है ना, इसी क्रोमोसोम को अगर हम और जूम करके देखेंगे तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ऐसे डीएनए कुछ इस शेप का होता है। डीएनए क्या काम करता है? डीएनए के पास ही वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करनी है। मतलब इस डीएनए के पास ही वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फादर लंबे हैं, फादर के बाल काले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है और यही डीएनए डिवाइड हो जाता है और ये सारी क्वालिटीज उनके बेटे और बेटियों में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, हमारे अंदर जो हमारे फादर के क्वालिटीज आए हैं वो कैसे आए हैं? इसी डीएनए की वजह से। समझ में आया है अब? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो तुम्हें रॉड शेप का क्रोमोसोम दिख रहा है ना, ये डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना है। ये है हमारा डीएनए और यहीं बीच में हमारा प्रोटीन होता है। तो मतलब क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से बनता है और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अच्छा, डीएनए के अंदर भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। देखो, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। यही डीएनए डिसाइड करता है कि जो बेटे और बेटियों के सेल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, जो नए सेल्स बनाने हैं, उनके अंदर क्या क्या फीचर्स डालने हैं। जैसे फादर लंबे हैं तो ये डीएनए बोलता है ओहो फादर लंबे हैं तो भाई बेटे के सेल्स में ये लंबा होने वाला फीचर जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो डीएनए डिसाइड करता है कि जो नया सेल होगा उसका स्ट्रक्चर, उसका फीचर कैसा होगा। डीएनए के अंदर ये काम कौन करता है? डीएनए के अंदर ये काम जीन्स करती है। डीएनए ने एक एम्प्लॉय रखा है, ऐसे समझ लो जैसे हम अपनी कंपनीज में एम्प्लॉयज रखते हैं ना काम करने के लिए, ऐसे ही डीएनए के अंदर काम कौन करता है? जीन्स काम करती है। जीन्स ही सारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करके नए सेल्स में लाती है। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of the chromatin material। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि देखो क्रोमोसोम्स हमें तभी दिखते हैं जब हमारा सेल डिवाइड होने वाला होता है। जब सेल डिवाइड नहीं होता तो ये देख रहे हो, ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल धागे की तरह होते हैं। देख रहे हो आप? फिर से देखना, अभी जब फिर से ये जीआईएफ स्टार्ट होगा तो देखना ये जो तुम्हें धागे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जब क्रोमोसोम हमें नहीं दिखता, जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला होता है तो क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम नहीं दिखेगा तो क्या ये डीएनए नहीं होगा? होगा। ये डीएनए इन्हीं धागों के अंदर छुपा हुआ होता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज
इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तुम सेल के अंदर ये जो थ्रेड्स देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये थ्रेड्स दिख रहे हैं धागे की तरह, इन्हीं को हम क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी आप देखना, फिर से देखना, इस जीआईएफ को देखो, देख रहे हो, अभी धागा है, अभी इसे हम क्रोमैटिन कहेंगे। ये क्रोमैटिन तब क्रोमोसोम में बदल जाता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। देखा कैसे बदल गया? ये तभी बदलता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। चलो आगे पढ़ते हैं कि द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं भैया? जब कोई एक सिंगल सेल डिवाइड होके दो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेल को डिवाइड होने में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हाथ होता है। न्यूक्लियस एनवायरनमेंट के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो नया सेल है वो किस तरीके से डेवलप करेगा, और जब ये सेल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो इस सेल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगी। ये न्यूक्लियस ऐसा कैसे कर पाता है? न्यूक्लियस के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये सारे केमिकल एक्टिविटीज एक सिंगल सेल डिवाइड होने के बाद दोनों नए सेल्स में ट्रांसफर कर देता है। इस वजह से न्यूक्लियस हमारा सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल को डिवाइड करने में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया हमारा। बैक्टीरिया के सेल्स में मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया का सेल आप यहां पर देख पा रहे हो आप, ध्यान से देखो, बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो न्यूक्लियस के अगल बगल बाउंड्री होती है वो नहीं है। ठीक है, तो इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के सेल्स में ना जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है, मतलब फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं है। न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर जितनी चीजें होती हैं वो फैल जाती हैं पूरे सेल में। ठीक है, और ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिसके अंदर केवल न्यूक्लिक एसिड्स होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखो न्यूक्लियोइड का तुम्हें मैं पिक्चर यहां पर दिखा दे रहा हूं, ये देख रहे हो, ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है, और बैक्टीरिया का सेल का ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, यही है न्यूक्लियस। लेकिन इसे हम न्यूक्लियस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस की कोई चीजें मौजूद नहीं होती हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर बीच में न्यूक्लियोलस होता है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम बहुत साफ साफ दिखाई देता है, ये भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो भैया ऐसे सेल जिसके अंदर केवल न्यूक्लिक एसिड हो, जिसके अंदर केवल न्यूक्लिक एसिड हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में होता है? ऐसा केवल बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, अब यहां से दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपके लिए दी गई है। सबसे पहला तो न्यूक्लियोइड का डिफिनीशन आप समझ लो। न्यूक्लियोइड का डिफिनीशन क्या है? कि भैया अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, मतलब ऐसा न्यूक्लियर रीजन जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जो अनडिफाइंड होता है, उसके अंदर केवल न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ऐसे न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर की बाउंड्री नहीं होती है, जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ऐसे जीव जंतुओं को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या केवल प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। आगे पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस में बाउंड्री नहीं होती है,
ऐसे सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जानते हो ना, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल और बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को छोड़कर जो ये वाला मटेरियल होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में से बहुत सारे ऑर्गेनल्स, बहुत सारे कंटेंट्स मिसिंग होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलते हैं। मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में से बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं, बहुत सारी चीजें गायब होती हैं। तो उन चीजों का काम कौन करता है? उन चीजों का काम खुद साइटोप्लाज्म करता है। यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का काम कौन करता है? वो काम साइटोप्लाज्म ही करता है। जो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वही उन सारे मिसिंग कंटेंट्स के काम करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब जो एक नॉर्मल सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। कहां क्लोरोफिल मौजूद होता है? प्लास्टिड्स के अंदर। आपको मैं आगे बताऊंगा कि सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऐसे रंगीन सी चीज होती है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, और प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये कौन से सेल में पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है जिनके न्यूक्लियस में बाउंड्री होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक्स में प्लास्टिड नहीं होता। तो क्लोरोफिल कहां जाएगा? ये क्लोरोफिल प्रोकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ जुड़ा हुआ होता है। मेम्ब्रेनस वेसिकल क्या होता है? ये एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इन्हीं के साथ ये क्लोरोफिल जुड़ा हुआ होता है। तो मतलब तो बेसिकली हमने ये जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से कुछ मामलों में अलग होते हैं। जैसे जो चीजें तुम्हें यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगी वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगी। So this is all about nucleus. Let's move to our next topic, cytoplasm. साइटोप्लाज्म नाम से ही क्लियर है। साइटो का मतलब होता है भैया सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तुम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को ढूंढ लोगे कहां होता है? चलो मैं बताता हूं कहां होता है। जैसे देखो, जो ओनियन का सेल होता है, जैसे ये वाला जो तुम्हें सेल दिख रहा है, दिस इज ओनियन सेल, और ये जो है ये ह्यूमन चिक सेल है। ठीक है, इन दोनों सेल्स में तुम देख पा रहे होगे एक बड़ा सा रीजन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। जैसे देखो, ये बड़ा सा सेल मेम्ब्रेन है, सेल की बाउंड्री है, ये भी देखो ये सेल की बाउंड्री है। सेल के बाउंड्री के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जितना रीजन बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। एक्चुअली साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब यही जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर ये जितनी बाकी चीजें तुम्हें दिख रही हैं ये सभी चीजें लिक्विड हैं। इसका नाम ही है प्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले सभी लिक्विड पदार्थ को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अब हमें यहां पर अगर हम साइटोप्लाज्म को जूम करके देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे सेल के अलग अलग हिस्से होते हैं और इनका अलग अलग काम होता है। जैसे देखो, तुम्हें यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये तुम्हें गोल्गी बॉडी दिख रही है, गोल्गी अपार्टस जिसे हम कहते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर है। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो ये अलग अलग सेल के ऑर्गेनल्स तुम्हें साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएंगे और इनका अलग अलग काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है। ये पूरे सेल को पावर
यानी एनर्जी देने का काम करती है। ऐसे ही गोल्गी बॉडी का अलग काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम होता है। हम आगे पढ़ेंगे इन सारी चीजों के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स आर इंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। देख रहे हो, देखो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी तुम्हें ये सेल के हिस्से दिख रहे हैं ना, इन सभी ऑर्गेनल्स में आपको मेम्ब्रेन दिखेगा, एक बाउंड्री दिखेगी। जैसे देखो यहां भी बाउंड्री है, ये देखो ये बाउंड्री है कि नहीं है, ये देखो बाउंड्री है। यहां भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो सभी सेल ऑर्गेनल्स के पास अपनी अपनी बाउंड्री होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, ठीक है, अब इनके सेल्स के अंदर क्या होता है, इनके सेल्स के अंदर बिसाइड द अब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो अब्सेंट। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है, इसी वजह से वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। दूसरा, उनके अंदर ये सारे जो भी सेल बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, सेल बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ हमारे मेम्ब्रेन दिखते हैं। तो ये सारे पार्ट्स आपको प्रोकैरियोटिक्स में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है इनमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दिखता ही दिखता है। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस की बाउंड्री है। इसके साथ साथ ये सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses। अब तुम कहोगे कि भैया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में केवल इतना डिफरेंस होता है कि भैया यूकैरियोट्स के सभी सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन होता है और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन नहीं होता। तो क्या प्रोकैरियोट्स इनसे इनके एक्टिविटीज में कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे हम वायरसेस का एग्जांपल ले लें, वायरस के सेल में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसी वजह से जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर कोई भी लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं होता है। देखो जो वायरसेस होते हैं ना, अगर उनको अकेले रखा जाए तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। उन्हें जिंदा रहने के लिए, उन्हें सरवाइव करने के लिए किसी दूसरी बॉडी में एंटर करना होता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस को अगर तुम अकेले कहीं निकाल के रख दो ना तो वो मर जाएगा। लेकिन वही कोरोना वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो वो हमारे सेल के मेम्ब्रेन्स को यूज करने लगता है, हमारे सेल के मशीनरी को यूज करने लगता है और मशीनरी को यूज करके वो वायरस सरवाइव करने लगता है। वायरस के पास खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए वायरसेस अकेले जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें किसी दूसरे के बॉडी में जाना पड़ेगा। ऐसे यूकैरियोट्स के बॉडी में जाना पड़ेगा जिनके सेल में मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन्स का इंपॉर्टेंस ये होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का यहीं पर फिनिश होता है। पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी अपलोडेड ऑन 23rd of May। टिल देन कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर एज अ होमवर्क नोट डाउन करते चले। और पार्ट 3 के स्टार्टिंग में ही हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को बताकर पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अपने एक और नए जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक सत श्री अकाल एंड जय हिंद।